तो मैं कह रहा था कि 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये फ़रहतुल्लाह बैग का नहायत अहम मज़मून है, बहुत मशहूर है ये। और इस मज़मून के हवाले से ये भी अहम है, मशहूर है कि अगर किसी को उर्दू सीखना हो, ज़बानदानी सीखनी हो, तो इस मज़मून को तो पढ़ना चाहिए। तो आप लोग इस मज़मून को पढ़िए। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये मज़मून आपके निसाब में मुंतखब किया गया है, कुछ हिस्सों को लाया गया है, मुकम्मल नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तमहीद दिख रहा है ना, 1261 हिजरी में दिल्ली के नीचे जो लिखा हुआ है तमहीद है ना, तमहीद मेरे ख्याल से सिर्फ तमहीद का हिस्सा है इसमें, नहीं तदबीर भी है, 2 है ना, वो 3 है इसमें, तदबीर, उसके बाद नीचे और आ जाते हैं, देखें तीसरा हिस्सा तो होना चाहिए इसमें, तीसरा हिस्सा नहीं है, 2 ही हिस्सा है क्या? इसके कुल 5 हिस्से हैं, ठीक है। असल किताब में आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, तो आपके सामने मुकम्मल मजमून आ जाएगा, उसमें आप देखेंगे कुल 5 हिस्से हैं। चलिए बहरहाल 2 ही आपके निसाब में है, ठीक है। तो इस तरह से 5 हिस्से हैं उसके, तमहीद, तदबीर, उसके बाद तकदीम इस तरह से है, और उसके बाद मेरे जहन से उतर रहा है तकमील, एक और है, एक मेरे जहन से उतर रहा है, तो कुल 5 है और काफ़ी तवील है। तो चूँकि 12वीं के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कुछ हिस्सा को उठाया गया और आपके निसाब में लाया गया है। चलिए देखेंगे ये हिस्सा जो हमारे निसाब में है वो भी बहुत उम्दा है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तमहीद। तमहीद का मतलब होता है तारुफ, इंट्रोडक्शन, आगाज़, ठीक है। तो अब देखिए तमहीद में क्या बांधते हैं, किस तरह से आगाज़ करते हैं। फ़ारसी का एक शेर है, नाम नेक रफ्तगा ज़ाय मकुन तब अमानत नाम नेकत बरकरार। इसको रहने देते हैं हम लोग। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जहाँ जहाँ देखिएगा आप क्या हाईलाइट किया गया है, ये वो जुमला है जहाँ से सवाल बन सकता है। समझ में आ रहा है? वैसे तो कहीं से भी एग्जामिनर सवाल बना सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक ये वो जुमले हैं जहाँ से सवाल लॉजिकली बनना चाहिए। बाकी कोई भी जुमला देखिए पूछा जा सकता है कि ये जुमला कहाँ से लिया गया है। अब जैसे देखिए, बकौल गालिब मरहूम इंसान एक महशर ख़याल है, यानी कि मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक मरहूम किस लिए लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि वो हयात से नहीं थे जब ये लिख रहे थे। तो मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक इंसान क्या है, एक महशर ख़याल है, महशर, लेकिन ख़याल में हश्र बपा होने के लिए किसी बैरूनी तहरीक का होना लाजमी है। गालिब का एक शेर है महशर ख़याल, जिसका इस्तेमाल किया गया है कि यार अब मुझे ख्वाब में भी ना दिखाइयो, वो महशर जिसे इंसान कहते हैं, ऐसा कुछ लफ्ज़ है। तो कहना इनका ये है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का, कि गालिब ने कहा था इंसान एक महशर ख़याल है, मतलब इंसान का जो जहन है ना, उसमें एक हश्र बपा रहता है, यानी कि हश्र किसे कहेंगे, क़यामत। हम लोग जैसे अब आप ही देखिए, आप लोग अभी 12वीं में है, लेकिन आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते होंगे, आते हैं ना? यस सर। कभी अगर आप गिनना चाहेंगी ना कि हमारे जहन में कितने ख़यालात आते हैं, तो नहीं गिन पाएंगे। हम अगर फ़ारिग बैठे भी होते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, सोने जाते हैं तो दिमाग में चल रहा होता है। तो हमारे जहन में ख़यालात आते रहते हैं, और इस तरह आते रहते हैं, यूँ समझिए कि क़यामत बरपा रहता है वहाँ पे। हश्र वही है क़यामत, महशर वही है, दोनों का माना। तो हमारे जहन में ख़यालात खूब आते रहते हैं, लेकिन ये जो ख़यालात आते हैं, हमारे जहन में जो ख़यालात आते हैं, उसके लिए, उसके अमल के लिए बाहर से कोई एक सपोर्ट का होना, कोई आपको बोले। जैसे मान लीजिए आप 12वीं में हैं, आपके जहन में ये बात आई है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या मुझे आईएएस बनना चाहिए, आपके जहन में ये बात आई है। लेकिन अगर बाहर से कोई उस्ताद या कोई आपके रिश्तेदार या कोई दोस्त, कोई भी अगर एक वजह बन जाए, आपको इस तरह समझा दे, आपको मोटिवेट कर दे कि आप आईएएस बन सकते हैं, और आपके जहन को ये अच्छा लग जाए, तो आप आईएएस बन सकते हैं। मतलब जहन में तो ख़यालात बहुत से आते हैं, लेकिन बाहर से एक मोटिवेशन या एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वही कहना है कि इंसान के जहन में बहुत से ख़यालात आते हैं, लेकिन एक तहरीक की ज़रूरत पड़ती है हमें, मूवमेंट की। बाहर से कोई बस एक झटका दे दे। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान
थक जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और वो ख़ुदकुशी करने के लिए चले जाता है। बस उस एक पल में अगर कोई सपोर्ट कर दे उसका, उसके दिल को बहला दे, तो वो ख़ुदकुशी से बच जाता है। गोया जहन में जो भी ख़यालात आते हैं, बाहर से अगर कोई ज़र्रा भी अगर दे दे सहारा या कोई वजह बन जाए उस चीज़ की, तो वो काम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे जैसे बढ़ेंगे ना, तो आगे जैसे बढ़ेंगे पहला जुमला और क्लियर हो जाएगा। देखिए, दिमाग ख़याल का गंजीना है। गंजीना कहते हैं ख़जाने को, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, अंबार को। जैसे दिमाग क्या है, ब्रेन, वो ख़याल का गंजीना, मतलब दिमाग में ख़यालात भरे हुए हैं एकदम। लेकिन इस गंजीने के खुलने के वास्ते किसी ज़ाहिरी असबाब की कुंजी की ज़रूरत होती है। पहला जुमला जो था उसी की तशरीह समझिए दूसरा जुमला है कि ये दिमाग जो है वो ख़याल का वो गंजीना है, वो एक ख़जाना है, अंबार है। लेकिन इसमें ये जो गंजीना है, यानी जो दिमाग है, ये कब खुलेगा? हम लोग बोलते नहीं कि इसका दिमाग खुला नहीं है। तो ये दिमाग कब खुलेगा, यानी कि उस दिमाग में जो ख़याल है वो अमल में कब आएगा? जब बाहर से कोई सपोर्ट कर दे। एक घर है, घर के अंदर में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है। तो बाहर अंदर से वो सामान कैसे आ सकता है? जब तक उस ताले को कोई खोल ना दे। दरवाज़ा जैसे खोलेंगे क्या हो जाएगा? वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, है ना? वही दिमाग में ख़याल तो बहुत हैं, लेकिन बस बाहर से कोई खोल दे, उसको कोई समझा दे। मुझे बचपन से, आप जैसे देखिए, ये इसलिए तमहीद बांधा है, ये जो दो जुमले हैं हमारे सामने कि दिमाग में ख़याल होता है, लेकिन उस ख़याल को अमल में लाने के लिए किसी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट इसलिए इतनी देर से बता रहा था क्योंकि उनके जहन में एक बात चल रही थी, ठीक है, उनके जहन में एक बात चल रही थी जिसको उसको अमल में लाना था। क्या बात चल रही थी? बचपन से टाइम पे क्लास ज्वाइन करने से ये परेशानी नहीं होगी, आप लोग टाइम पे आया कीजिए। देखिए, मुझे बचपन से शोराए उर्दू के यहाँ पे जो है ना, ये लफ्ज़ गलत है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, शीन ऐन रे अलीफ, उसका हमज़ा है ना, वो उस तरह से नहीं होगा। वो याई के ऊपर में हमज़ा हुआ, यहाँ पे याई छूटा हुआ है। किस तरह होगा मैं यहाँ पे ज़रा लिख के दिखाऊँ, अगर लिखा जाए तो। हाँ, यहाँ लिखा हुआ जाना चाहिए। हाँ देखिए, ये इस तरह से याई, उसके बाद ऐसा हमज़ा, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो ये इस तरह होना चाहिए, शोराए उर्दू, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए, तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। शोराए उर्दू यानी कि उर्दू के शोरा, शायर की जमा शोरा, तो उर्दू के जितने शायर हैं, तो ये बचपन से चाहते थे, इनके जहन में ये ख्याल था कि जो शोराए उर्दू हैं, शोराए उर्दू के हालात पढ़ने और सुनने का शौक़ रहा है, मगर कभी ऐसी तहरीक नहीं हुई जो उनके हालात को एक जगह जमा करने का ख्याल पैदा करती और ये ख्यालात अल्फाज की शक्ल में ज़ाहिर होकर एक खुशनुमा चलती फिरती तस्वीर बन जाते। इनके जहन में बचपन से एक बात थी, मतलब बचपन से तो इनको शौक़ था कि जो भी शायर हैं उर्दू के उनको पढ़ें, शौक़ से पढ़ते थे। और उनके जहन में ये ख्याल था कि सबको जमा करके ना एक कलेक्शन बना दिया जाए, एक एल्बम बना दिया जाए, जिससे क्या होगा कि कोई भी अगर पढ़ना चाहेंगे तमाम शायरों को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो इनके जहन में ये बात थी बचपन से, लेकिन कभी ऐसी कोई वजह नहीं बनी, कोई ऐसा सबब नहीं पैदा हुआ जिसकी वजह से वो लिखते। अब सबब क्या बन जाता है बाद में अभी आप देखेंगे। तो ये जो अपनी इस बात को समझाना चाह रहे थे, इसके लिए वो दो जुमले ऊपर में लाए कि दिमाग में ख़यालात आते हैं, ख़यालात को अमल में लाने के लिए बाहर से किसी के सपोर्ट या मूवमेंट या वजह की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि फ़रतुल्लाह बैग बचपन से शायरों को पढ़ते ज़रूर थे और उनके जहन में ये बात थी कि वो शायरों के एक कलमी नुस्खे को, एक ऐसा एल्बम बनाया जाए जिससे एक चलती फिरती तस्वीर मालूम हो तमाम शायरों की। वो तैयार करते, सोचते थे, लेकिन वजह नहीं मिल रही थी, कोई उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं बन रही थी जिससे वो लिखते। बाद में ऐसी कोई वजह उसको मिलती है जिसकी वजह से वो लिखते हैं। बात वाज़ेह है? यस सर। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अब हम लोग पढ़ते हैं तो सबके पास, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बनना चाहता है
तो वो आईएएस इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसको पैसा कमाना है, एक वजह है ना। या कोई आईएएस इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो जो है ज़रा सा रोब और दबदबा जमाना चाहता है, ये भी एक वजह है, ये भी एक तहरीक है। कोई आईएएस इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसको इज़्ज़त और शोहरत चाहिए। तो एक ना एक वजह तो चाहिए ना कोई काम को करने के लिए, बाहर ज़ाहिरी बात वाज़ेह हो रही है। चलिए, यस सर। हाँ, अब देखिए जुमलों को आप समझिए। सवाल कैसे बन सकता है आपको मैं बता दूं। एक तो जैसे मुझे बचपन से शोरा उर्दू के हालात पढ़ने और सुनने का शौक़ रहा है। सवाल आ सकता है कि मुझे से मुराद कौन है, तो फ़रतुल्लाह बैग है ना। यस सर। या अगर ये सवाल हो जाए कि दिल्ली का एक यादगार मुशायरा में किसे बचपन से शोरा उर्दू को पढ़ने का शौक़ था, किसे था। हाँ, चलिए, जब कोई बात होने वाली होती है तो असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। अब फिर यहाँ पे ये भी एक बात ये भी कह रहे हैं, दो बात, कि अगर आपके ज़हन में कोई ख़्याल है तो बाहर से कोई चीज़ चाहिए उस ख़्याल को बाहर लाने के लिए। अब यहाँ पे कहते हैं, जैसे अब हम लोग बोलते हैं ना कि तकदीर का लिखा हुआ टाल नहीं सकते हैं, तो अब ये वहाँ पे पहुँच गए कि अगर कोई चीज़ उनको होना है, कोई बात होनी है, कोई मकसद पूरा होना है, तो असबाब खुद ब खुद, यानी कि बाहर से कुछ ना कुछ वजह तो बन ही जाती है। ठीक है, जैसे कभी बोलते ना कि हाँ वो ऐसा बन गया है क्योंकि ऐसा होना था, वो किस्मत में लिखा था, बोलते हैं ना हम लोग। कभी कभी घाटा होने पे भी बोलते हैं कि किस्मत में लिखा था, हो ही जाएगा। तो उसी तरह की बात ये कर रहे हैं कि ये जो अभी जो आपके सामने मजमून है ना, ये इसी मजमून के बारे में बोल रहे हैं। अब ये मजमून वो किस वजह से लिखे थे वो आगे आपको बता देंगे। जैसे देखिए क्या लिखा है कि इत्तेफाक देखिए कि पुराने कदीम कागजात में मुझको हकीम मोमिन ख़ान मोमिन दहलवी की कलमी तस्वीर मिली। अब उनके जहन में बचपन से जो एक ख़्याल था कि कलमी तस्वीर सब शायरों की बनाएं, तो वो नहीं लिख रहे थे। लेकिन एक दिन वो अपने घर में कागजात को ढूंढ रहे थे या कुछ कर रहे थे, जिसमें उन्हीं पुराने डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ोटो निकलता है, एक तस्वीर निकलती है, किसकी, मोमिन ख़ान मोमिन की। और उस तस्वीर को देखते ही उनको ये एहसास होता है कि जैसे कि ये तस्वीर मेरे पास है और आने वाले या और दूसरे लोगों के पास नहीं है, लेकिन आने वाले, जैसे मान लीजिए तस्वीर जब ख़त्म हो जाएगी तो आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो नस्ल है, वो मोमिन ख़ान मोमिन की तस्वीर को पहचान नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि जो मोमिन ख़ान मोमिन के वक्त के शायर हैं या उससे पहले के जो भी शायर हैं, उसके हवाले से लफ्ज़ों के ज़रिए से एक ऐसा स्केच खींचा जाए कि लफ्ज़ों को जोड़ के लोगों को शक्ल समझ में आ जाए कि उसका लिबास कैसा था, उसकी वज़ह कथा कैसी थी, वो कैसे रहते थे, किस तरह से गुफ्तगू करते थे, वो अब तैयार करना चाहने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो आप वही कह रहे हैं कि इत्तेफाक देखिए, मतलब उनके जहन में बचपन से बात थी, लेकिन आप इत्तेफाक देखिए कि एक तस्वीर मिल गई और वो बस लिखना शुरू कर दिए। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई काम होना भी होता है तो असबाब, यानी कि सबब की जमा, वजह की जमा, तो असबाब अपने आप आ जाते हैं। तो तस्वीर मिली। सवाल हो सकता है कि पुराने कागजात में किसकी तस्वीर मिलती है। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन। चलिए, तस्वीर का मिलना था कि ये ख्याल पैदा हुआ कि तू भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद मरहूम के नैरंगे ख्याल की महफिल शोरा की तरह एक मुशायरा कायम कर, मगर उन लोगों के कलाम में तनकीद करने की बजाय सिर्फ़ उनकी चलती फिरती तस्वीरें दिखा। अब जैसे तस्वीर देखा, मैंने क्या बताया कि जैसे उनको तस्वीर मिली, बस उनके जहन में बात आ गई कि तू भी जो शायर हैं उस वक्त के, उनकी एक कलमी तस्वीर किसे कहते हैं, यानी कि लफ्ज़ों के ज़रिए। जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि उनकी नाक कैसी थी, उनकी रंगत कैसी थी, बाल किस तरह रखते थे, लिबास किस तरह पहनते थे। बात समझ में आ रही है। जिससे एक लफ्ज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा हुआ इस तरह थे। एक तस्वीर नहीं बनेगी, फ़ोटो नहीं बनेगा, लेकिन आप लफ्ज़ों से समझ जाएंगे। तो उसको वो फ़ोटो का मिलना था कि उसके जहन में बात आ गई कि चलो अब तुम भी लिखो, लेकिन किसकी तरह। मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक उर्दू के बहुत बड़े अदीब गुज़रे हैं। उनकी एक किताब है नैरंगे ख़याल। इस किताब में एक बाब है, जैसा कि इस किताब में भी बाब है, तमीज़, तदबीर, तकदीर, इस तरह से। तो नैरंगे ख़याल में एक बाब है महफ़िल शोरा। शायरों की एक महफ़िल जमाई जाती है और उसमें वो शायरों को पेश करते हैं। लेकिन क्या होता है, वो ख़याली मुशायरा होता है। मुशायरा तो आप लोग जानते हैं ना। हाँ, अभी हम लोग मुशायरा देखते रहते हैं इंटरनेट के ज़रिए। हाँ, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी जो है
शायरों का एक मुशायरा के तौर पे लिखते हैं, लेकिन वो ख़याली होता है, वो हकीकी नहीं होता है। और उसमें क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद शायरों पर तनक़ीद भी करते हैं। तनक़ीद क्या है? तनक़ीद कहते हैं किसी भी एक चीज़ को आप सामने रखिए और उसकी ख़ामी और उसकी खूबी दोनों को पेश कर दीजिए। एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने में दहली का एक यादगार मुशायरा मज़मून है। आप इस मज़मून को आपने पढ़ा और आप इस मज़मून में आपको जो ख़ामियाँ दिखीं आपने उनको भी लिखा और जो खूबियाँ आपको दिखीं आपने उनको भी लिखा। गोया किसी भी तख्लीक यानी कि जो भी हो, किताब हो या इंसान हो, जो भी हो, उसकी ख़ामी और खूबी को पेश करना तनकीद है। ठीक है, तनकीद का मतलब सिर्फ ख़ामी पेश करना नहीं होता, खूबी भी पेश करना होता, दोनों पहलू। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नैरंगे ख़याल के महफ़िल शुअरा में तनकीद भी की है, लेकिन फ़रतुल्लाह बैग का क्या मकसद था कि मुझे तनकीद नहीं करनी है कि शायरों के कलाम में क्या खूबी क्या ख़ामी है। फ़रतुल्लाह बैग का मकसद था कि तस्वीर खींची जाए कि उनकी वज़ाक़ता कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, वो इंसान कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, है ना? ये दोनों में फ़र्क ये है। बात वाज़ेह हो रही है तो? यस सर। हाँ, तो आप सवाल हो सकता है कि नैरंग ख़याल किसकी किताब है? हुसैन आज़ाद। हाँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नैरंग ख़याल के किस बाब का ज़िक्र हुआ है? महफ़िल शुअरा। महफ़िल शुअरा का ज़िक्र हुआ है। ठीक है, चलिए। ख़याल में रफ्ता रफ्ता पुख्तगी हुई और इस पुख्तगी ख़याल ने, देखिए यहाँ पे पुख्तगी ख़याल नहीं पढ़ना है, पुख्तगी ये के ऊपर में हमज़ा है जो नहीं लिखा गया है। इस पुख्तगी ख़याल ने एक मुशायरे का खाका पेश नज़र कर दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि मुख्तलिफ़ ज़मानों के शायरों को किस तरह एक जगह जमा करूँ। अब ये कह रहा है कि देखिए पहले तो ये बात हुई कि बचपन से मुझे पढ़ने का शौक़ था, जहन में बात थी कि खाका, कलमी तस्वीर शायरों का पेश किया जाए, लेकिन कभी कोई वजह नहीं बनी। एक दिन ऐसा हुआ कि पुराने कागज़ात में हकीम मोमिन ख़ान मोमिन की तस्वीर मिली और मेरे जहन में ये बात आ गई कि जो और भी शायर हैं उनकी तस्वीर लिख दी जाए। लेकिन फिर इनके जहन में ये भी बात आई कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तरह तनकीद नहीं करनी है, बस मुझे उनका हाव भाव, उनका हुलिया पेश करना है। फिर अभी इनके जहन में एक और सवाल पैदा हो गया कि जैसे फ़रतुल्लाह बेग 19वीं सदी के इंसान हैं, तो 19वीं सदी से पहले 18वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी तक जो है उर्दू के शायर मिलते हैं। तो अब हर सदी के शायरों को पेश करना तो बहुत मुश्किल है कि नहीं? यस तो सर। आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता, पुख्तगी मतलब होते हैं मैच्योरिटी। जब हम लोग कोई ख़याल हमारे जहन में आता है, फिर जब हम लोग काफ़ी देर तक उसको सोचते हैं, कई दिनों तक सोचते हैं ना, तो उस ख़याल को हम लोग तराश खराश करके उम्दा कर देते हैं एकदम कि अब क्या सही क्या गलत है, फ़ैसला हो जाता है। तो पुख्तगी तो हुई, लेकिन अब वो जहन में कई कई सवाल आते गए, हर सवाल का जवाब ढूंढते गए और बाद में जब उनके जहन में ये बात आई कि हम अगर मुख्तलिफ़ हर ज़माने के शायरों को पेश करेंगे तो ये जो है किसी फ़ौज में जितने सिपाही होते हैं उस तरह का एक रजिस्टर बन के बेकार हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि किस तरह पेश करें। एक शायर है, क्या लिखे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि मुख्तलिफ़ ज़मानों के शायरों को किस तरह एक जगह जमा करूँ। इस उक़्दे को, उक़्दे कहते हैं राज को, ठीक है, जो बात छुपी हुई होती है, इस उक़्दे को अमीरुल्लाह तस्लीम मरहूम के इस शेर ने हल कर दिया। मतलब उनके जहन में जो बात थी कि हर ज़माने के शायर को कैसे लिखें, तो वो उनके जहन में एक शेर आया। शेर क्या था? जवानी से ज़्यादा वक्त पीरी जोश होता है, भड़कता है चिराग भड़कता है चिराग सुबह जब खामोश होता है। ये अमरुल्लाह तस्लीम का एक शेर है कि जब इंसान मौत के करीब होता है ना, तो वो भड़क उठता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर चिराग आप अपने घर में जलाएं तो चिराग में जब तेल ख़त्म होने वाला होता है तो एक बार जो है ना लौ तेज़ हो जाती है। ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है? यस सर। हाँ, तो लौ जो है वो तेज़ हो जाती है। तो वही इनका कहना है। तो लौ तेज़ कब होती है ये बताइए ज़रा सा।
लौ जो है, चिराग की जो लौ है, जो रोशनी, वो तेज़ उस वक्त होती है जब तेल ख़त्म होने वाला होता है ना। तो इनके जहन में ये बात यस सर। आई, क्या बात आई अब देखिए, कि इस शेर का याद आना था कि शोराए दहली। देखिए यहाँ पे शोराए दहली किस तरह लिखा है, देखिए दिख रहा है आपको, याई के ऊपर में हमजा है ना। यस सर। तो इसी तरह से यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देखिए कहाँ गया वो, है देखिए यहाँ पे इसी तरह से शोराए उर्दू यहाँ पे भी होना था, ठीक है ना, क्लियर। यस हाँ, सर। इस शेर का याद आना था कि शोराए दहली का आखिरी दौर आंखों के सामने फिर गया और दिल में ये बात जम गई कि बजाय तमाम शोराए उर्दू के, देखिए यहाँ पे शोराए उर्दू लिखा हुआ है, शोराए उर्दू के दहली के आखिरी दौर का नक्शा खींच दिया जाए। बात खुल गई। इनके जहन में जो सवाल था कि हर ज़माने के शायरों को कैसे पेश करें, तो जहन में अमीरुल्लाह तस्लीम का एक शेर आता है और उसके बाद इसके जहन में ये बात आ जाती है कि हर ज़माने के शायरों को हम पेश नहीं करेंगे, बस दहली का जो आखिरी ज़माना है शायरों का उसको पेश करेंगे। क्लियर है। यस सर। यहाँ आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अभी भी तो उर्दू शायरी हो रही है, तो फ़रहतुल्लाह बैग के मुताबिक वही वक्त, वही 19वीं सदी में दहली का आखिरी दौर कैसे हो गया। शायरी तो अभी भी हो रही है दिल्ली में भी, क्या सर किस बात से तो आखिरी दौर होगा। असल क्या था ना कि आपको पता है 1857 में हमारे यहाँ बगावत हुई और बादशाहत का ख़ात्मा हो रहा था, है ना। तो बादशाहत से पहले उर्दू का जो रिवाज था जिस तरह से, उस तरह से वो नहीं रहा, वो रिवाज नहीं रहा, उस तरह से उर्दू का वो चलन नहीं रहा, वो मुशायरे नहीं रहे, वो मतलब एक माहौल था उर्दू का, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बादशाहत का ख़ात्मा हो, क्योंकि जब बादशाहत थी तो लाल किले में भी मुशायरे हुआ करते थे तरतीब से, हर महीने, हर हफ्ते, हर 15वें दिन में मुशायरे हुआ करते थे, महफ़िलें जमा करती थीं, शायरों के घर में मुशायरे हुआ करते थे, है ना। हर जगह जो है यही चलता था। लेकिन अब वो ज़माना था 1857 का, आप लोग तारीख़ में पढ़े होंगे कि जब 1857 में बगावत होती है, बादशाहत का ख़ात्मा कर दिया जाता है, तो एक सोग का माहौल होता है, तो ऐसा लगता है कि ये आखिरी दौर है ना। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हुआ, लेकिन वो उस दौर को तो मैच नहीं कर पाया अब तक। बहरहाल तो फ़रहतुल्लाह बैग के जहन में क्या बात आई कि आखिरी दिल्ली का जो आखिरी दौर है यानी 19वीं सदी, उस वक्त के शायरों को पेश कर दें। क्लियर है। यस सर। कायदे की बात है कि मरने से पहले बीमार संभाला लेता है। उर्दू शायरी के हक़ में बहादुर शाह सानी का ज़माना भी दहली का संभाला था। संभाला कहते हैं मरने से पहले, जो इंसान आप देखेंगे जब फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि मरने से पहले आदमी अब बोल रहा है, अचानक से आवाज़ तेज़ होकर बोलते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलते हैं और फिर बस दम तोड़ देते हैं, होता है ना। तो जो फड़फड़ाहट होती है ना, जो फड़कना होता है कि अचानक से बदन में जोश आ गया, कुछ बोला आप ही मर गया अचानक से, तो उसी लम्हे को संभाला कहते हैं। तो वही कहते हैं कि उर्दू के लिए भी, उर्दू शायरी के लिए भी बहादुर शाह सानी, ये मुग़ल बादशाह हैं, बहादुर शाह सानी का जो ज़माना था वो एक संभाला था। उसके बाद क्या हुई कि उर्दू मर गई। मरी तो नहीं है इनके मुताबिक, क्योंकि आज हम लोग जो देख रहे हैं वो वहीं से शुरू हुआ माहौल। उसके बाद से उर्दू जो है मुसलसल उर्दू के साथ ज़्यादतियाँ की गई, उर्दू को दबाया गया। और आज आप लोग को माहौल पता ही होगा कि न्यूज़ एंकर्स को उर्दू बोलने की पाबंदी होती है, कमेंट्री में उर्दू नहीं बोलते हैं लोग, और उर्दू हम लोगों की शनाख्त भी नहीं रही अब उस तरह से, ना ही सरकारी ज़बान रही, ना ही हमारे यहाँ उर्दू में ज़्यादा मुलाजिमत होती है। उर्दू के दायरे को महदूद कर दिया गया है ना ऐसा। तो उसके बाद से ही उर्दू के साथ ये मामला पेश आया। उससे पहले 1834 के करीब उर्दू सरकारी ज़बान थी हिंदुस्तान में। तो बहरहाल तो इनके मुताबिक वही है कि उर्दू उस वक्त जो है ना, मतलब मरने से पहले के वक्त में थी, बादशाहत बराए नाम थी, और जो तनख्वाह बादशाह सलामत को मिलती थी उसमें किले का खर्च भी मुश्किल से चलता था। अब आप कहेंगे कि बादशाह को भी तनख्वाह मिलती थी, ये कैसी बात हुई, है ना। 1857 से कबल ही क्या हुआ था कि बादशाहत पर कब्ज़ा हो गया था अंग्रेज़ों का,
मुआहदा हो गया था कि आपकी जो हुकूमत रहेगी वो सिर्फ लाल किले तक ही रहेगी, लाल किले के अंदर, बाहर में जो है सब हमारा चलेगा। यहाँ तक कि लाल किले के अंदर में भी उनकी हुकूमत नहीं थी। अगर लाल किले में उनको कुछ करना था, कोई फ़ैसला करना होता, तो अंग्रेज़ों से उनको मिलाना पड़ता, मशवरा करना पड़ता, फिर जा कर के। और बादशाह के हाथ में कुछ नहीं था, कोई अख्तियार नहीं था, अंग्रेज़ ही सारे काम करते थे, टैक्स वसूलते थे और इन लोगों को कुछ एक मुतय्यना पैसा दिया करते थे। अगर आपने लगान मूवी देखा है आमिर खान का, तो उसमें आप देखेंगे कि बादशाह कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा हाथ खुद बंधा हुआ है। आप लोगों ने देखा है, देख लीजिएगा। तो बादशाहत को उन लोगों ने महदूद कर दिया था उस ज़माने में। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि बादशाहत बराए नाम थी, मतलब सिर्फ नाम के कि है बादशाह, लेकिन है नहीं, क्योंकि तमाम पावर्स जो थे वो किसके हाथ में थे? अंग्रेज़ों के हाथ में। तो अंग्रेज़ जो पैसा दिया करते थे बादशाहों को, उससे तो किले का खर्च नहीं होता था। बरखिलाफ़ इसके दक्कन और अवध में दौलत की गंगा बह रही थी, फिर भी दरियाए जमुना की चमकीली रेत दहली वालों के लिए नज़र फ़रेब रही। और इस उजड़े दयार में शोरा ही नहीं, हर फन के कामिलों का एक ऐसा मजमा हो गया जिसकी नज़ीर हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान दूसरे किसी मुल्क में भी मिलनी दुश्वार है। कह रहे हैं कि देखिए वो जो दौर था, आखिरी दौर जब बादशाह का ख़ात्मा हो रहा था, तो बादशाहत काफ़ी मुश्किल से गुज़र रही थी। तनख्वाह जो मिलती थी उससे किले का खर्च भी नहीं होता था, लोग भी परेशान हाल थे, मुसलसल हमले हो रहे थे, लोगों पर जुल्म ज़्यादती हो रही थी, हर तरफ जो है दुख, परेशानियाँ, गम पसरी हुई थी। इसके बरखिलाफ़ जब हम लोग हिंदुस्तान के दूसरे इलाके, ख़ास तौर से जब हम लोग अवध को देखते हैं या दक्कन को देखते हैं, जैसे हैदराबाद, ये सब एरिया, तो यहाँ पे जो है दौलत के गंगा बह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है नवाब निज़ाम इन लोगों की हुकूमत थी और ये लोग अंग्रेज़ों से ज़रा सा मिले हुए थे, तो एकदम खूब मस्ती कर रहे थे, खूब पैसे इन लोगों के पास। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के जो शायर थे, बहुत कम शायर, बहुत से शायर तो भी चले जाते हैं, जैसे मीर तकी मीर चले जाते हैं, मीर सोस चले जाते हैं, सौदा चले जाते हैं, जुर्रत, ये लोग चले जाते हैं छोड़ के अवध वगैरह। लेकिन ज़्यादातर शायर जो है वो वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? और सिर्फ रहते नहीं है, दूसरे एरिया से भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का माहौल, दिल्ली की जो रिवायत रहती है वो लोगों को खींचती है अपनी तरफ। तो उस गम के माहौल में भी दिल्ली में शायरी का चर्चा रहा, ठीक है। और उस गम के माहौल में ऐसा चर्चा रहा कि हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में उस तरह की नज़ीर नहीं मिलती। किसके मामले में? उर्दू के मामले में। अवध में दौलत थी, दक्कन में दौलत थी, लेकिन उर्दू का जो माहौल आखिरी बादशाहत के वक्त में भी जो था, वो माहौल कहीं और नहीं मिलता है। बात वाज़ेह है? जी सर। कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो आप पूछिए। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है, आप लोग भी हाजिर रहिए, तब मज़ा आएगा। ज़माना एक रंग पर नहीं रहता। 1857 से कबल ही इन कामिलीन फ़न में से, कामिलीन नून के नीचे ज़ेर, कामिलीन फ़न में से, कामिलीन मतलब कामिल की जमा कामिलीन, और कामिलीन फ़न मतलब फ़न के कामिलीन में से बहुत से तो मुल्क के अदम को सिधारे, जो बचे खुचे रह गए उनको गदर के तूफ़ान ने तितर बितर कर दिया। बोल रहे 1857 ज़माना जो है, जैसे उर्दू का जो माहौल था, ज़रूरी नहीं कि उसी तरह रहे, तो ज़माना पलटा। 1857 में से कबल ही क्या हुआ कि बहुत से जो शायर थे, बहुत से जो अदीब थे, वो तो मुल्क अदम, यानी कि मुल्क अदम क्या समझ रहे हैं आप लोग? मर गए, वफ़ात पा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, मुल्क अदम को सिधारे। और जो बच गए थे उनको गदर के तूफ़ान ने, जो 1857 में जो बगावत थी उसको गदर कहते हैं, तो गदर के तूफ़ान ने सबको तितर बितर कर दिया। कोई रामपुर चले गए, कोई अवध, कोई दक्कन, कोई लखनऊ, ऐसा तितर बितर कर दिया। जिसको जहाँ कुछ सहारा मिला वहीं का हो रहा, दिल्ली बर्बाद होकर हैदराबाद और रामपुर आबाद हुए। 1857 के वक्त में दिल्ली तकरीबन बर्बाद सी हो गई, और आबाद कौन हुआ? हैदराबाद और रामपुर। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली के बर्बाद होने के बाद कौन से शहर आबाद हुए, इस तरह से। चलिए, अक्सर शोरफा, शरीफ की जमा शोरफा, अक्सर शोरफा घरों से ऐसे निकले कि फिर उनको दिल्ली की सूरत देखनी नसीब ना हुई। जो रह गए हैं वो चलने चलाने को तैयार बैठे हैं। यानी कि जब 1857 की बगावत थी तो बहुत से जो अमीर थे, जो शरीफ थे, ये लोग
शरीफ ख़ानदान के लोग थे, वो लोग दिल्ली को छोड़ के चले गए और इस तरह गए कि दोबारा दिल्ली वापस आ ही ना सके, और जो बचे हुए हैं वो दिल्ली छोड़ के जाने को तैयार हैं। बहुत से उठ गए, यानी बहुत से लोग चले गए, बहुत से उठते जाते हैं, बहुत जा रहे हैं, और एक ज़माना वो आने वाला है कि कोई ये बताने वाला भी ना रहेगा कि मोमिन मरहूम का मकान कहाँ था। जिस तरह सिवाय मेरे अब शायद किसी को ये भी मालूम नहीं कि इनकी कब्र कहाँ है। अब देखिए ये असल वजह है। वो जो पहले उन्होंने कहा था कि दिमाग में ख़याल बहुत से होते हैं, लेकिन ख़याल को अमल में लाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी एक बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कोई वजह की ज़रूरत होती है। अब बीच में वो बताते हैं कि उनको पढ़ने का शौक़ था लेकिन कलमी खाका कभी नहीं लिख सका। फिर उनको कलमी खाका लिखने की याद कब आती है? जब उनको कागज़ात में मोमिन ख़ान मोमिन की तस्वीर मिलती है। और उसके बाद वो क्यों लिखते हैं इस मज़मून को जो आप अभी पढ़ रहे हैं, क्यों लिखते हैं बताइए ज़रा, देखें आप लोग अब तक क्या समझे हैं। कि वो सबकी कलमी तस्वीर बना सकें दूसरों की नज़र में भी। क्योंकि गदर के वक्त में आप लोगों ने देखा अभी ऊपर कि बहुत से शायर मुल्क को छोड़ के चले गए, बहुत जो है वो वफ़ात पा गए, बहुत कत्ल कर दिए गए, तितर बितर हो गए, और दिल्ली में जो बच रहे थे वो भी जाने को तैयार हैं। तो दिल्ली के जो शोराए उर्दू थे उनके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं बचेगा ना, अगर कोई मान लीजिए नहीं लिखेगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं हकीम मोमिन ख़ान मोमिन के बारे में या गालिब के बारे में, तो हमें कैसे पता चलता अगर कोई लिखता नहीं तो, है ना। तो इनका मकसद ये था कि कलमी नुस्खा उस वक्त के शोरा का लिख दिया जाए ताकि आने वाली नस्लें उसको पढ़ के ये समझ सकें कि मोमिन ख़ान मोमिन या दूसरे शायर किस तरह दिखते थे। ये मकसद था, है ना। जैसे कह रहे हैं ना कि जिस तरह सिवाय मेरे अब शायद किसी को भी ये मालूम नहीं कि इनकी कब्र कहाँ है, तो जिस तरह से किसी को ये मालूम नहीं है कि मोमिन ख़ान मोमिन की कब्र कहाँ है, इस तरह से शायद आने वाली नस्लों को ये भी ना पता हो कि मोमिन ख़ान मोमिन दिखते कैसे थे, वो लिबास कैसे पहनते थे। बात वाज़ेह हो रही है। तो यही वो सबब था, यही वो वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इस मज़मून को लिखा। अब वाज़ेह है, क्लियर है सब कुछ? यस सर। अब देखिए, इन चराग हाय सहरी को देख देख कर मुझे ख्याल आया, और इस ख्याल की मुहर्रिक मोमिन मरहूम की तस्वीर भी हुई कि उर्दू के लिए इनसे एक ऐसा तो चराग रोशन कर लूँ जिसकी रोशनी में आने वाली नस्लें ज़बान उर्दू के इन मोहसिनों की शक्लें खा वो धुंधली ही क्यों ना सही देख सकें, और उनका कलाम पढ़ते वक्त कम से कम उनकी सूरतों का एक मौहूम सा नक्शा पढ़ने वालों की आँखों के सामने फिर जाए। यहाँ पे एक लफ्ज़ गलत है, उसको आप लोग सही कर लीजिए। दूसरा जुमला जो है, एक ऐसा तो चराग रोशन चराग कर लूँ, तो यहाँ पे एक ही चराग होगा, वो जो चराग रोशन, उसके बाद जो चराग है उसको काट लीजिए, ठीक है, उसको कट कर दीजिए, वो 2 बार आ गया है। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, इन चराग हाय सहरी, चराग हाय सहरी कहते हैं वो जो रात के पिछले पहर में जो बुझने वाले चराग होते हैं उसको। तो गोया वही मामला है, दिल्ली का आखिरी वक्त जब शोराए दिल्ली उस वक्त जब सांस ले रहे थे, ये उन्हीं के लिए एक अलामत है कि वो शायर जो या तो गुज़रने वाले हैं या गुज़र चुके हैं उनके बारे में। तो इन लोगों को पेश करने के लिए कलमी खाका क्यों, देखिए क्या लिख रहे हैं कि मरहूम की तस्वीर भी हुई कि उर्दू के लिए इनसे एक ऐसा तो चराग रोशन कर लूँ, यानी कि जिस तरह मोमिन खान की तस्वीर मुझे मिली इसी तरह रोशन चराग का मतलब क्या, एक और इसी तरह की तस्वीर मैं बना दूँ। क्यों? ताकि आने वाली नस्लें ज़बान उर्दू ज़बान के जो ये मोहसिन हैं, ये जो शायर हैं, इनकी धुंधली ही तस्वीर सही, क्योंकि लफ्ज़ों के ज़रिए तो धुंधली तस्वीर ही नज़र आएगी ना, क्योंकि वो तो ड्राइंग नहीं किया गया, लफ्ज़ों से खींचा गया। तो एक ऐसी तस्वीर खींच दूँ, यानी कलमी खाका बना दूँ कि आने वाली नस्लें उसको पढ़ सकें। क्लियर है? मोहम कहते हैं धुंधला सा, वही आंखों के सामने आ जाए। जो लोग इल्मी मजाक रखते हैं वो ये जानते और समझते हैं कि किसी का कलाम पढ़ते वक्त अगर उसकी शक्ल व सूरत, हरकत व सकनात, आवाज़ की कैफियत, नशिस्त व बर्खास्त के तरीके, तबीयत का रंग और सबसे ज़्यादा ये कि लिबास और वज़ाक़ता का ख्याल दिल में रहे तो उसका कलाम एक ख़ास असर पैदा कर देता है और पढ़ने का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। वरना मुसन्निफ़ के हालात से वाकिफ़ हुए बगैर उसकी किसी किताब को पढ़ लेना ग्रामोफ़ोन के रिकॉर्ड सुनने से ज़्यादा मौसर नहीं होता। अब देखिए, वही मकसद है कि हो सकता था
कि आज हम बैठ कर के मोमिन खान मोमिन के कलाम को पढ़ते, या मिर्ज़ा गालिब के शेर को पढ़ते, या मीर तकी मीर के शेर को पढ़ते, लेकिन आज जो हमें पता है कि गालिब किस किस्म का शायर था, उनकी वज़ाकता क्या थी, लिबास क्या थे, जब हम ये जान जाते हैं उनका मिजाज क्या था, तबीयत कैसी थी, तब हम शेर को उसके हिसाब से डिकोड कर पाते, तशरीह कर पाते हैं। अगर हमें कुछ पता ही ना होता तो शेर को फिर हम लोग जो है वो बेरारवी का शिकार, जैसे एक इंसान घर से निकला है, कहाँ जाएगा पता नहीं चल रहा है, मुख्तलिफ रास्तों में जा रहा है, मंजिल कहीं पता नहीं, तो ऐसा हो जाता, शेर भटक जाता है। तो हमारे लिए हम जब किसी शायर या किसी शेर को पढ़ते हैं तो इसका इल्म होना ज़रूरी है, किसी किताब को पढ़ते हैं तो इसका इल्म होना ज़रूरी है कि मुसन्निफ़ क्या है, कैसा दिखता है, किस तरह का लिबास पहनता है, उनकी तबीयत कैसी है, मिजाज कैसा है, किरदार कैसा है, बातें किस तरह से करता है, अखलाक कैसा है, वज़ाकता किस तरह की है। समझ में आ रही बातें? इसके बगैर, इस चीज़ को जानने बगैर जो है उसकी तख्लीक को पढ़ना बेकार है। समझ, एक तरह से पहले मुसन्निफ़ को जाना जाता है, उसके बाद मुसन्निफ़ की तसनीफ़ को समझा जाता है। मुसन्निफ़ को जाने बगैर तसनीफ़ को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बात वाज़ेह हो रही है? तो यस सर। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ें हैं यही सबको उनको पेश करना है। क्या पेश करना है? देखिए, शक्ल व सूरत, हरकत व सकनात, यानी कि किस तरह वो चलते फिरते थे, आवाज़ की कैफियत, यानी आवाज़ का टोन, भारी आवाज़ थी, हल्की आवाज़ थी, मीडियम आवाज़ थी, है ना, खराशदार आवाज़ थी, नशिस्त व बर्खास्त, उठते बैठते चलते फिरते कैसे थे, उसके बाद क्या है, तबीयत का रंग, तबीयत किस तरह की थी, और सबसे ज़्यादा के लिबास किस तरह पहनते थे, वज़ाकता, तौर तरीका क्या था, ये तमाम चीज़ों को पेश करना उसका मकसद है। ठीक है, चलिए। अगर कोई, अब यहाँ पे एक जुमला है कि अगर कोई मुसन्निफ़ को नहीं जानता लेकिन तसनीफ़ को पढ़ रहा है, मुसन्निफ़ जो चीज़ लिखता है उसको तसनीफ़ कहते हैं, तो तसनीफ़ को अगर पढ़ रहा है तो ऐसा ही है जैसे ग्रामोफोन का कोई रिकॉर्ड हम लोग सुन लिए और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गाना सुने हम, ठीक है, अब गाना को लिखा कौन, गाया कौन, अगर ये सब नहीं जान रहे हैं, फिर लिखने वाले को अगर नहीं जान रहे तो बेकार है, फिर गाने की गहराई में नहीं जा सकते हम लोग। बात वाज़ेह है? अब एक एग्ज़ाम्पल वो देते हैं, क्या देते हैं, यही वजह है कि आजकल मुहज़्ज़ब ममालिक में, वो ममालिक जो कल्चर्ड हैं, मुहज़्ज़ब ममालिक में के किसी मुसन्निफ़ की कोई किताब शाये नहीं होती जिसके शुरू में उसके हालात दर्ज ना किए जाएं और वाक़यात न दिखाए जाएं जिनकी मौजूदगी में वो तसनीफ़ ज़ब्ते तहरीर में आई। क्या एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि यूरोप में कोई किताब इस तरह से नहीं शाये होती है, पब्लिश नहीं होती है, जब तक उस किताब के राइटर के बारे में, उनकी ज़िंदगी और उस किताब के लिखने की वजह को ना लिख दिया जाए, तब तक किताब पब्लिश नहीं होती है। तो ज़रूरी क्या है, अब इस मज़मून के लिखने का मकसद क्या है कि उस वक्त के शायरों की वज़ाकता को, तौर तरीके को, नशिस्त व बर्खास्त को, लिबास को, शक्ल सूरत को समझना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यही ख़यालात थे जिन्होंने मुझे इन चंद औराक के लिखने पर आमादा किया। क्लियर? देखिए ऊपर में जो लिखा था उसका जवाब मिल गया। तो यही ख़यालात थे जिन्होंने मुझे इन चंद औराक, औराक यानी वरक की जमा औराक है, वरक कहते हैं सफ़ा को, पेज को। तो ये जो लिखा है इस मज़मून को, चंद औराक के से मुराद ये जो मज़मून आपके सामने है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये जो उन्होंने लिखा, इसको लिखने की वजह क्या बनी है? यही कि आने वाली नस्लें उस वक्त के शायरों को पहचान सकें, उनके चेहरों को, उनकी शक्ल सूरत को, नशिस्त व बर्खास्त को समझ सकें। यही वो वजह है जिसने इनके ख़याल, इनके दिमाग में जो ख़याल था, उस ख़याल को बाहर अमली तौर पर लाया। क्लियर है? यस सर। उन्होंने जो कहा है ना कि दिमाग एक गंजीना है, ख़याल का गंजीना है, लेकिन इस गंजीने को खोलने के लिए ज़ाहिरी कुंजी की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिरी कुंजी अब क्या रही? यही वो वजह कि आने वाली नस्लें कहीं भूल ना जाएं, उनकी तस्वीर को याद रखें, इसलिए उनको लिखना था। ये बनी कुंजी, ये बनी चाबी। अब यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। हाँ, यहाँ तक को अगर मैं मुख्तसर कर दूँ तो यही है कि फ़रतुल्लाह बैग मज़मून का आगाज़ करते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो ख़यालात से भरा हुआ है, लेकिन ख़याल अमली तौर पर उस वक्त आता है जब उसको कोई वजह मिलती है, कोई सबब बनता है, कोई एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, इस वजह से हमको लिखना चाहिए या करना चाहिए।
तो इनको बचपन से आप ये बताते हैं कि बचपन से इनको उर्दू के शुअरा को पढ़ने का शौक़ था और बचपन से ख़्याल भी था कि कलमी नुस्ख़ा पेश किया जाए, लेकिन कभी वो लिख नहीं सके। एक मर्तबा वो पुराने कागज़ात में मोमिन ख़ान मोमिन की तस्वीर को देखते हैं और उस तस्वीर को देख के इनके ज़हन में बात आती है कि जिस तरह से मोमिन ख़ान मोमिन की कब्र कहाँ है हर कोई भूल चुका है, मुझे याद है, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद जिस तरह लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनकी कब्र कहाँ है, इसी तरह आने वाली नस्लों को ये भी पता नहीं चलेगा कि मोमिन ख़ान मोमिन या दिल्ली का जो आखिरी वक्त था जिसमें गालिब थे, मोमिन थे, ज़ौक़ थे, आज़ुर्दा थे, वो वक्त के जो शायर थे वो कैसे दिखते थे, उनकी वज़ाक़त क्या थी, वो उनकी शक्ल सूरत क्या थी, ये आने वाली नस्लें नहीं जान पाएंगी। लिहाजा इसी मकसद की तकमील के लिए इन्होंने दिल्ली का एक यादगार मुशायरा लिखा। क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। अगर कोई समझाने बोले तो इस तरह समझा पाइएगा ना? यस सर। अच्छा, मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत गहराई से समझा रहा हूँ या फिर बहुत मुख्तसर? ऐसा तो नहीं कि आप लोग के लिए ज़्यादा डीप हो जा रहा है या ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है? नो सर। चलिए ठीक है। तो चंद औराक के लिखने पर आमादा किया इस एल्बम में, एल्बम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, वही एल्बम जिसमें एल्बम कहते हैं जिसमें काफ़ी फ़ोटोज़ हों, ठीक है? तो इनका मकसद भी था वही कि कलमी खाका, कलमी तस्वीर। इस एल्बम में यानी इस एल्बम से मुराद क्या है बताइए ज़रा मुझे? 1661 ईस्वी का यादगार। वाह, बहुत खूब। हाँ हाँ, इस एल्बम में आप ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखेंगे जो इन कामिलीन फ़न ने अपने हाथ से ख़ुद खींची हैं। यानी कि इस किताब में कुछ तस्वीरें, कुछ शायरों के बारे में जो चीज़ें हैं, मवाद जो है आर्टिकल, वो बहुत सी में ऐसा मामला है कि उस शायर ने अपने बारे में ख़ुद लिखा है, ठीक है? और बहुत से ऐसे मुरक्के पाएंगे, देखिए तस्वीर, मुरक्का, खाका, नक्शा, ये सब एक ही मानों में आता है, ठीक है? तो लफ्ज़ों को आपको सिखाने के लिए लाया गया है। खाका उसी को कहते हैं, मुरक्का भी उसी को कहते हैं, ठीक है? तो कुछ और तस्वीर भी, कुछ ऐसे मुरक्के पाएंगे जो दूसरे मुसव्विर कहते हैं आर्टिस्ट को, जो दूसरे मुसव्विरों के हाथ के बने हुए हैं। यानी कि कुछ ऐसी तस्वीरें कि जिसका मवाद खुद शायर ने पेश किया अपने आप से। जैसे अब मैं, मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ कि मेरी नाक लंबी है, मेरे बाल काले हैं और बाल का अगला हिस्सा उड़ चुका है और गोल मुंह है, रंगत जो है मल्ही है। मैं अपने से लिख रहा हूँ और कुछ मेरे बारे में किसने लिखा, इस तरह का मामला है। समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए। यस सर। हाँ, उसके बाद बाज़ ऐसे नक्शो निगार मिलेंगे, नक्शो निगार वही मतलब मवाद शायरों के बारे में, कुछ ऐसे नक्शो निगार मिलेंगे जो फ़ोटो या कलमी तस्वीर देखकर अल्फाज में उतारे गए हैं। अब मान लीजिए कुछ ये बता रहे हैं कि कुछ शायरों को जैसे ये नहीं जानते थे और उनकी कोई तस्वीर, जैसे आज हम लोग तस्वीर लेते ना, उन मानों में तस्वीर, कोई तस्वीर उनके सामने है, उनको उन्होंने देख करके लफ्ज़ों से उतारा है, ठीक है ना? हाँ, कहा गया उतारे गए हैं। अक्सर व बेशतर ऐसी सूरतें होंगी जो ख़ुद मैंने बड़े बूढ़ों से पूछकर बनाई हैं, लेकिन हर सूरत में शहादते ताईदी के मुकाबले में शहादते ते के नीचे में ज़ेर है, शहादते तरदीदी को ज़्यादा उक़त दी गई है। उक़त यानी कि तरजीह दी गई है, यानी अगर किसी वाक़े के मुतालिक एक भी मुखालिफ बात मालूम हुई, उस वाक़े को क़तन तर्क कर दिया। शहादत ताईदी और शहादत तरदीदी का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने से पहले, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं जो समझा रहा हूँ वो ज़्यादा डीप है या मुख्तसर है, सरसरी, तो आप लोगों ने कहा कि ठीक है, ये हुआ शहादत ताईदी। अगर आप कहते ठीक नहीं है तो ये हो जाता शहादत तरदीदी, यानी कि आप किसी चीज़ को रद्द करने के बारे में कह रहे हैं, और अगर किसी चीज़ को अगर आप सही के मामले में कह रहे हैं तो ताईदी है वो, और अगर रद्द कर रहे हैं तो शहादत तरदीदी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। जैसे आपसे पूछा गया कि ये मज़मून आपको कैसा लगा, आप किस हक़ में है, अगर किसी ने हाँ कहा तो उसका मतलब होगा कि वो शहादत ताईदी दे रहा है, और किसी ने ना कहा तो उसका मतलब होगा कि वो शहादत तरदीदी दे रहा है। तो गोया ये कह रहे हैं कि जब मैंने शायरों की तस्वीर खींचना शुरू की तो बड़े बूढ़ों से मैंने तलब की, बातों को पूछा, उन लोगों ने जिस तरह बताया मैंने लिखा,
चूँकि इन्होंने जिसको नहीं देखा, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने मुझे नहीं देखा तो आप जब लिखेंगे तो हो सकता है गलती हो जाए, फिर किसी से आप पूछेंगे, फिर पूछ के लिखेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने और भी होशियारी से ये काम लिया कि जब किसी शायर के बारे में इन्होंने लिखा, कोई भी लफ्ज़ या कोई भी जुमला अगर किसी ने भी ये कह दिया कि ये जुमला इस शायर के बारे में सही नहीं है, तो इन्होंने, अगर मान लीजिए 100 में से 99 आदमी ने कहा कि ठीक है, अगर एक ने भी कहा कि ये जुमला ठीक नहीं है, तो ये इन्होंने उस जुमले को हटा दिया। एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने लिखा कि मोमिन खान मोमिन का रंग काला था, 100 में से 99 आदमी ने कहा कि हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन एक ने कहा कि नहीं वो काले नहीं, वो सांवले थे, तो इन्होंने उस काले को हटा के सांवला किया या उसको सिरे से हटा ही दिया कि खामखा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, उसको हटा ही देते हैं। बात समझ में आ रही है? सेफ हैंड से खेलना कहते हैं इसको। वाज़ेह है? यस सर। अगर इतने सारे हुलिये एक ही जगह जमा हो जाते तो यकीनन मजमून फ़ौज के चेहरों का रजिस्टर बनकर बेलुत्फ़ हो जाता, लेकिन इधर तो आज़ाद मरहूम के नहरंगे ख़याल ने दिल में मुशायरे का ख़याल डाला, इधर करीमुद्दीन मग़फ़ूर की किताब तबक़ातुश्शुराए हिंद के तबक़ाए चाहरुम ने रजब 1261 हिजरी के एक मुशायरे का पता दिया। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए दिल्ली में 1857 के वक्त यानी 19वीं सदी में बहुत से शायर होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि नहीं, बेशुमार होंगे। अब अगर हर शायरों के बारे में सिर्फ इस तरह लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए फ़ौज में जिस तरह से एक रजिस्टर बनाया जाता है और फ़ौजियों के बारे में लिखा जाता तो उस तरह होता, और उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो अब इन शायरों की तस्वीर को इस तरह पेश किया जाए कि इंटरेस्टिंग हो, पढ़ने वाला मज़ा लेके पढ़े। तो इनके जहन में फिर बात आई कि जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो नहरंगे ख़याल में महफ़िल शुरा को उन्होंने पेश किया, तो एक उनके जहन में था ही, लेकिन एक और किताब जो कि करीमुद्दीन की है, करीमुद्दीन उनकी किताब है तबक़ातुश्शुराए हिंद। इस किताब का जो तबक़ाए चाहरुम है, तबक़ाए चाहरुम यानी कि बाब चाहरुम, वही चीज़ है, तबक़ा लिखा गया है। तो बाब चाहरुम जो है, जिसमें बाब चाहरुम में ज़िक्र किसका है, 1261 हिजरी के एक यादगार मुशायरे का, ठीक है ना। तो इनके जहन में ये भी बात, दो बात आ गई, एक तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहरंगे ख़याल का महफ़ूल शौरा, एक ये है, और दूसरा इनको ये याद आया कि 1261 हिजरी में रजब के महीने में करीमुद्दीन ने एक मुशायरा करवाया था जिसका ज़िक्र मिलता है तबक़ातुश्शुराए हिंद में। तो इन दोनों को जहन में रख करके दिल्ली के उस वक्त के शायरों के बारे में इन्होंने लिखा। अब क्या था, दोनों को मिलाकर एक मजमून पैदा कर लिया, रही रंग आमेज़ी, यानी कि किस तरह से इंटरेस्ट पैदा किया जाए। इसकी तकमील मैं ख़ुद कर देता हूँ, अलबत्ता अच्छे बुरे की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। ये कह रहा है कि अब जो मैंने इसमें, जैसे अब आप इस किताब का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। तो 1261 हिजरी ये कहाँ से लिया गया, आपको पता चल गया ना, करीमुद्दीन अहमद के तबक़ातुश्शुराए में एक मुशायरा हुआ था, ये वो डेट है ना, रजब 1261 हिजरी। तो ये पूरा जो है वो नाम आ गया कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली बोलते हैं तबक़ातुश्शुराए हिंद में, जो कि करीमुद्दीन अहमद की है, उसके तबक़ाए चाहरुम में एक मुशायरे का जिक्र है जिसका नाम क्या है, रजब 1261 हिजरी का मुशायरा। तो उन्होंने वहीं से लफ्ज़ लिया और नाम रखा क्या, मजमून का, 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। वाज़ेह है? ये लफ्ज़ उनको कहाँ मिलता है, तबक़ातुश्शुराए हिंद में, तबक़ातुश्शुराए हिंद के तबक़ाए चाहरुम में, ठीक है। और ये किताब किसकी है, करीमुद्दीन। हाँ, करीमुद्दीन की किताब है, ठीक है। तो इन्होंने, अगर सवाल आ जाए कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने 1261 हिजरी के दिल्ली का एक यादगार मुशायरे को किन दो किताबों को मिलाकर तरतीब दिया, तो क्या देंगे जवाब, नहरंगे ख़याल तबक़ातुश्शुराए हिंद। वाह, बहुत खूब। और इन दोनों किताब को याद रखिएगा। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने तरतीब दे दी, और ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है, जो रंग आमेज़ी की गई है, जो ज़रा सा मसाला मिला के जो बातें कही गई हो, तो मैंने ख़ुद किया है, लेकिन अच्छे बुरे की ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेता। अगर आपको ये मज़मून अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो मुझे कोई कुछ मत कहिएगा। क्यों, आगे लिख रहा है, बहैसियत मौरिख़ कहते हैं हिस्टोरियन को, बहैसियत मौरिख़ 1261 हिजरी के वाक़यात में ख़ुद इस तरह लिख सकता था, गोया ये सब मेरे चश्मदीद हैं, और ये फ़ारसी का शेर रहने दीजिए, और पर नज़र रखते हुए उस ज़माने का भी मिर्ज़ा साहब बन सकता था, मगर
मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि करीमुद्दीन मरहूम की कामयाबी का सेहरा अपने सर पर बांधूं और ऐसे शख्स को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूं जिसने उस मुशायरे में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था, जिसके मकान पर यह मुशायरा हुआ था और जो इस मुशायरे की रूहें रवां थे। ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि देखिए, अब जो 1261 हिजरी का जो मुशायरा आपके जहन में अभी आएगा, आगे जो आने वाला है, तो ये कह रहा है कि मैं इस मुशायरे का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। ये जो आगे आपके सामने मुशायरा आएगा, तो इसमें तमाम चीज़ें मौलवी करीमुद्दीन के तबकातुश शोरा हिंद से उठाई गई हैं। हाँ, रंग आमेज़ी मेरी तरफ से की गई है, शोरा को बदले गए हैं, ठीक है, ये मैंने किया है। अलबत्ता जो मवाद है वो उन्हीं का है और मैं मौलवी करीमुद्दीन को क्रेडिट देना चाहता हूँ। अगर मैं मौलवी करीमुद्दीन को जिस तरह से दूध में कोई मक्खी हो उसको निकाल के फेंक दें और यहाँ पे तमाम मवाद उसकी किताब से लिया जा रहा है, तरतीब उसकी किताब से लिया जा रहा है, और अगर उसी को क्रेडिट ना दे तो ये क्या हो जाएगा, अखलाकी तौर पर ये गुनाह हो जाएगा, ये गलत काम हो जाएगा। अगर किसी से कोई मदद ली जाए, ज़रा भी मदद ली जाए, तो उसका इजहार ज़रूरी है, उसके हक़ को ज़ाहिर करना ज़रूरी है कि नहीं। तो यहाँ तो इन्होंने तरतीब को उठाया ना, पैटर्न को, कि वो किस तरह से तरतीब देंगे, वो पैटर्न इनको मिल गया है कि नहीं। तो उस पैटर्न पे लिख रहे हैं, इसलिए वो क्रेडिट दे रहे हैं किसको, मौलवी करीमुद्दीन को दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो 1261 हिजरी का जो उसकी किताब में जो जिसका जिक्र मिल रहा है, उस मुशायरे को तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम तर जिम्मेदारियाँ, तमाम तर जो काम है वो कौन अंजाम देते हैं, मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन किसके रूह रवां थे, इस मुशायरे के। अगर आपसे सवाल हो जाए कि 1261 हिजरी के मुशायरे का रूह रवां कौन था, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग या करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, ये ज़रूर है कि उनकी ये मजलिस महदूद थी और मैंने इसको इतनी वसअत दी है कि उस ज़माने के तकरीबन सब को इसमें ला बिठाया। मतलब वो जो मुशायरा हुआ था जिसका जिक्र तबकातुश शोरा हिंद में है, वो ज़रा लिमिटेड है, लेकिन यहाँ जो 1261 हिजरी जो इसका मजमून है, इसमें जो मुशायरे का जिक्र आपको मिलेगा, उसमें बहुत से शायर हैं। माइक बंद कर लीजिए। तो इसमें बहुत से शायर हैं, ये इन्होंने क्या किया, इजाफा किया है। अब इसमें मुझे कामयाबी हुई या नहीं, इसका अंदाज़ा क़ारीन यानी कि कारी का मतलब था पढ़ने वाला, कारी की जमा क़ारीन कराम फरमा सकते हैं। अगर हुई है तो ज़ह नसीब, मेरी मेहनत ठिकाने लगी। अगर नहीं हुई तो कम से कम यही समझकर मेरी दाद दी जाए कि मिर्ज़ा साहब ने बात तो अच्छी पैदा की थी मगर निभा न सके। जो इनसे नहीं हुआ वो अब हम कर दिखाते हैं। मुमकिन है कि इस तरह कलम का धनी इन खफ्तगान खाक का कोई ऐसा मुरक्का तैयार कर दे जो बज़्म अदब उर्दू में सजाने के काबिल हो। कह रहे हैं कि देखिए, मैंने जो आगे जो मुशायरा पेश किया है, अगर आपको में से किसी को लगता है कि नहीं, मौलवी का मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने उम्दा तरीके से नहीं कर पाया है, तो ठीक है, आप कर दीजिए उम्दा तरीके से, है ना। और सिर्फ इस बात के लिए तारीफ़ कर दीजिए कि चलिए, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने जो ख़याल पैदा किया है कि उस ज़माने के शायरों का कलमी नक्शा पेश कर दिया जाए या तस्वीर पेश कर दी जाए, तो ये ख़याल तो उम्दा है, लेकिन अच्छे से बना नहीं पाए ये। और अच्छे से चूँकि मैं नहीं बना पाया हूँ, इसलिए आप बना दीजिए। अगर आप बच्चों में से किसी को अगर लगे कि आगे जब आप पढ़ेंगे मुशायरा, अगर लगता है कि नहीं, सही नहीं पेश कर पाए, तो आप पेश कर दीजिए। यही उनका कहना है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, लीजिए, अब मौलवी करीमुद्दीन साहब की जौन में हाजिर खिदमत होता हूँ, लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ किए देता हूँ कि जब मैं अपनी तमाम मेहनत करीमुद्दीन साहब की नज़र कर रहा हूँ, तो जो कुछ बुरा भला आपको इस मज़मून के मुतालिक कहना है वो मुझे न कहिए, मौलवी साहब को कहिए और ख़ूब दिल भर कर कहिए। मैं खुश और मेरा खुदा खुश, वस्सलाम। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, जब मैं तमाम क्रेडिट मौलवी करीमुद्दीन को दे रहा हूँ कि सब वहीं से लिया गया वगैरह वगैरह, तो अगर आपको ये मज़मून बुरा लगे और अगर आपको गाली गलौज करना हो या कुछ बुरा कहना हो, तो ये ना कहिए कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के नाम, ये कहिए कि करीमुद्दीन के नाम। क्यों? क्योंकि तमाम क्रेडिट तो मौलवी करीमुद्दीन को दिया गया है। तो अगर कोई बुरा भला कहेगा तो किसको कहेगा, करीमुद्दीन करीमुद्दीन को। और यहाँ से
अब दूसरा हिस्सा शुरू होगा। तो ये तमहीद का हिस्सा था पूरा कि इन्होंने दिल्ली का यादगार मुशायरा क्यों लिखा और क्या वजह बनी और सवालात क्या क्या इनके जहन में उठे और कहाँ कहाँ से किन किन किताबों से इन्होंने वो माखज़ लिया और क्या क्या असबाब बने, किन किताबों को उन्होंने लिया, पैटर्न कहाँ से लिया और उसके बाद ये इस तरह से अब लिखना शुरू किए। ठीक है, तो तमहीद के हिस्से में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है। क्लियर है? यस सर।